हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम अपनी वीडियोस में मैंने कल मोटिवेशन टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट। हमने मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ी थी कि दो टाइप की होती हैं, कंटेंट थ्योरी होती है एंड प्रोसेस थ्योरी होती है, राइट। उससे रिलेटेड हमने कल तीन थ्योरीज जो हैं अपनी वीडियो में कवर करी थी। First one is Maslow's need hierarchy theory, and second one is Clayton-Alderfer ERG theory, that is existence, relatedness and growth needs, right. Third one is Mackland's achievement theory, right. उस पे क्या था कि उन्होंने जो हायर लेवल नीड्स हैं, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी की जो हायर लेवल नीड्स हैं उनको क्या गया था, अपनी तीन जो बेसिक उसमें कवर किया था, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर ग्रोथ, राइट। सो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सो आवर फर्स्ट थ्योरी इज हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, राइट। ये दी थी फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी थी, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। सो अगर एग्जाम में मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी करके भी आ जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, राइट। On the basis of interviews taken from around 200 engineers and accountants employed in different industries in and around Pittsburgh area, USA, developed a two-factor model of motivation, right। उन्होंने क्या किया था? इंटरव्यू किया था अराउंड 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स का अराउंड पिट्सबर्ग एरिया यूएसए में, जहां पे उन्होंने टू फैक्टर मॉडल जो क्या किया था, डेवलप किया था। In the interviews, they were asked about what kind of things on their job make them happy or satisfied, and what things on job made them unhappy or dissatisfied, right। उनसे ये questions इंटरव्यू किया गया था, उनसे ये पूछा गया था, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो अपनी जॉब में उनको क्या करती हैं, हैप्पी करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, एंड वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे कि वो अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड होते हैं। क्लियर? After the analysis, they found that there are two factors to which an organization can adjust to influence the levels of motivation at the workplace. They are motivating factors and hygiene factor, right? So analysis के बाद उन्होंने दो factors निकाले जिससे कि जो employees हैं, जो candidates हैं, जो workers हैं, वो क्या होते हैं, motivate होते हैं। So one factors are motivating factors and other factors are hygiene factors, right? दो फैक्टर्स हो गए, मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो गए एंड हाइजीन फैक्टर्स हो गए। क्लियर? सो फर्स्ट वन इज मोटिवेटिंग फैक्टर्स। Motivating factors, motivators, that is satisfaction. Those factors of the job which provide satisfaction or contentment to the employee, they feel happy about it, are called motivators, right। वो factors जिनसे कि उनको satisfaction मिलता था employees को और वो content होते थे अपनी job से, अपने work से, so उनको क्या बोला जाता था? motivators, right। like अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, इनकी एडवांसमेंट हो रही है अपने काम से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ग्रोथ से, राइट। सो ये सब क्या थे? उनके मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे। The presence of motivators leads to satisfaction in the job, whereas the absence of it will prevent both satisfaction and motivation, right। कि अगर तो ये वाले motivating factors थे तो ये अगर प्रेजेंट होते थे, लाइक उनको अचीवमेंट मिल रही थी, रिकॉग्निशन मिल रही थी, आइडेंटिटी मिल रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही थी, सो वो क्या, ये वाले फैक्टर्स से वो क्या होते थे, अपनी जॉब से सेटिस्फाई होते थे। whereas the absence of it will prevent both satisfaction and motivation, right। अगर इनकी एब्सेंस होती थी तो इससे क्या होता था, वो ना तो सेटिस्फेक्शन और मोटिवेट दोनों ही नहीं होते थे, इट विल प्रिवेंट, राइट। ये क्या होता था कि इनकी एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट अगर प्रेजेंस होती थी इनकी तो जो पर्सन होता था वो क्या होता था, मोटिवेट होता था, राइट। नाउ सेकंड आ गए हमारे हाइजीन फैक्टर्स। These are those factors of the job which, if not present, will discourage employees from doing their best at the work, right। ये hygiene factors वो factors होते थे कि अगर
नहीं होते थे, लाइक ये एब्सेंस होते थे, इनकी एब्सेंस होती थी, तो ये क्या करते थे, एम्प्लॉयज को डिस्करेज करते थे अपना बेस्ट देने से. According to Herzberg, these are those factors which, if present, will prevent dissatisfactions but do not increase satisfaction or motivation, while the absence of which increase dissatisfaction from the job. Right? कहते हर्सबर्ग कहते ये वो फैक्टर्स थे कि अगर प्रेजेंट होते थे तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता था. राइट अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट होते थे तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता था. बट ये अगर प्रेजेंट होते थे तो इनसे ना तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता था और ना मोटिवेशन मिलती थी. बट अगर ये फैक्टर्स एब्सेंस होते थे तो एम्प्लॉयज क्या होते थे, डिससेटिस्फाइड होते थे अपनी जॉब से. राइट सो मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से थे, मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे जो कि मोटिवेट करते थे जब प्रेजेंट होते थे. राइट अगर ये एब्सेंट होते थे तो ये मोटिवेट भी नहीं करते थे बट ऑल्सो डिससेटिस्फाइड भी नहीं करते थे. राइट इनकी सिर्फ प्रेजेंट क्या थी, प्रेजेंस मायने रखती थी. ऑन द अदर हैंड अगर हम हाइजीन फैक्टर्स की बात करें, हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स थे जो अगर प्रेजेंट होते थे तो मोटिवेट भी नहीं करते थे, बट अगर एब्सेंट होते थे तो क्या करते थे, डिससेटिस्फाइड करते थे. राइट क्लियर. अगर एब्सेंट होते थे तो क्या करते थे, डिससेटिस्फाई करते थे एम्प्लॉयज को. एम्प्लॉयज क्या होते थे, डिससेटिस्फाइड होते थे. क्लियर. They are company policies and administration, supervision, working conditions, security, status, salary, interpersonal relations, right? जो भी उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं, सिक्योरिटी है रिगार्डिंग जॉब, उनकी सैलरी है, सो ये सब क्या थे, हाइजीन फैक्टर्स थे. राइट as presence of hygiene factors will prevent dissatisfaction from the job, so he called those factors as dissatisfactors and maintenance factors. Right for example, suppose a manager who tries to reduce or eliminate factors that can create job dissatisfaction in the job. राइट कि एक मैनेजर है जो ये वाले रीजंस जो फैक्टर्स हैं उनको कम करना चाह रहा है जिसकी वजह से जॉब डिससेटिस्फेक्शन होती है. This as found can only bring peace from the job but not necessarily motivation among employees. Right कि इससे क्या होगा, इन फैक्टर्स को रिड्यूस करके वो क्या कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, रेदर देन वो क्या हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं अपनी जॉब से, बट मोटिवेट नहीं होंगे. कि हमने अगर हम मान लो 90% कोई पर्सन काम कर रहा है तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होगा बट वो विलिंग नहीं होगा कि मैं 100% काम करूं. राइट वो मोटिवेट नहीं होंगे. दे विल ओनली be able to pacify their employees rather than motivating them. right कि उनको सिर्फ खुश कर सकते हैं rather than कि उनको मोटिवेट करनी है. that is why if he things like quality of supervision, pay, company policies, physical working conditions, relation with others, job security, etc. are properly present in the workplace, employees will not be dissatisfied but they will neither be satisfied. right कि अगर हम लोग ये चीज़ देखें कि कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे फैक्टर्स लाइक क्वालिटी ऑफ सुपरविजन हो गया, कंपनी की पॉलिसीज होगी, उनकी पे होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, वर्किंग कंडीशंस होंगी, अगर ये प्रेजेंट होंगी प्रॉपरली किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे बट वो सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे. क्लियर. ये वो हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो ना कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं बट अगर वो ना प्रेजेंट हो तो एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड भी होते हैं अपनी जॉब से. क्लियर. ये थी हाइजीन फैक्टर थ्योरी, Herzberg's two-factor theory, motivating factor and hygiene factors. Clear? ये क्या है, brief है. Thus, if we want to motivate our employees and wants growth of the organization, Herzberg suggested to give emphasis on those factors which act as a motivators, right? Like promotional opportunities, उनकी personal growth के बारे में सोचना, उनको recognition देनी, उनको responsibility देनी.
अगर कहते हैं हमने ग्रोथ लेके आनी है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, सो हमने किस पे जोर देना है, किस पे फोकस करना है, मेन हमारा फोकस होना चाहिए मोटिवेटिंग फैक्टर रेदर देन हाइजीन फैक्टर्स। क्लियर? मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से होंगे? रिकॉग्निशन, ग्रोथ, अचीवमेंट, द वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑन द अदर हैंड हाइजीन फैक्टर्स, सिक्योरिटी, कंपनी पॉलिसीज, सैलरी होगी, वर्क कंडीशंस होंगी, मैनेजर सुपरवाइजर हो गया, सुपरविजन होगी। क्लियर? सो दीज आर हाइजीन फैक्टर्स। क्लियर? हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। एनी डाउट? मूविंग टू नेक्स्ट। हाँ, नाउ कंपैरिजन ऑफ नीड्स इन 4 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। हमने अभी हमारी 4 थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वहां पे कंपैरिजन करते हैं। मैस्लोस की 5 नीड्स थ्योरी, राइट? एल्डरफर ने कितनी दी थी? ERG, यानी उन्होंने जो मैस्लोस की 5 नीड्स थी उनको किस में डिवाइड किया था? अपनी 3 नीड्स में, ग्रोथ, रिलेटेडनेस एंड एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट आ जाती है हमारी मैकलैंड थ्योरी। मैकलैंड ने सिर्फ अपनी जो मैस्लोस की अपर हायर लेवल नीड्स थी उनके बारे में बात की थी, उस जो बेसिक नीड्स थी उनको उन्होंने इग्नोर किया था, राइट? ऑन द अदर एंड हर्सबर्ग की बात करें तो उन्होंने उनकी पूरी 5 नीड्स को किस में डिवाइड किया है? 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया है। दैट इज जो हायर लेवल नीड्स हैं उनको मोटिवेटिंग फैक्टर्स, एंड जो बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी लोअर लेवल नीड्स हैं, उनको किस में किया था? हाइजीन फैक्टर्स में किया था। क्लियर? सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ नीड्स इन 4 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। क्लियर? नेक्स्ट, if we compare all the 4 theories of, it is seen that Maslow's physiological and safety needs together are roughly equal to the existence needs of Alderfer, right? Clear? ये आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, राइट? रीइंफोर्समेंट थ्योरी, it is also called as organizational behavior modification theory or OB model, राइट? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी भी बोलते हैं और OB मॉडल भी बोलते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल। ये किसने डेवलप किया था? बाय BF स्किनर ने, एंड इज बेस्ड on the behavioristic approach and very much different from other cognitive theories of motivation। जितनी भी theories हमने पढ़ी हैं उससे कहते काफ़ी different थी, and ये किसके ऊपर? behavior के ऊपर based थी, right? as in cognitive theories like Maslow's need hierarchy theory, internal needs of an individual became the cause of action or led to behavior by the employee, वाइल जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं कि किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, राइट? जो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? कि जो इंटरनली किसी पर्सन के डिज़ायर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनकी नीड्स होती हैं, उन पे बेसिस थी हमारी जो हमने पहले की थ्योरीज पढ़ी। जबकि जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है वो किस पे फोकस करता है? एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस करता है, कि जिससे कि एक्चुअली जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो क्या होता है? डिटरमाइन किया जाता है। इट कम्प्लीटली इग्नोर्स द इनर स्टेट ऑफ नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। जो इंटरनल जो इनर नीड्स हैं इंडिविजुअल की, उनको कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है बाय BF स्किनर इन हिज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। क्लियर? Reinforcement theory further suggested that human behavior can be described in terms of the previous positive and negative consequences of that behavior, right? कि जो भी पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स आए हैं उनके बिहेवियर से, उनको हमने क्या करना है? डिटरमाइन करना है। Those behaviors which were previously rewarded will be repeated in future with an aim to be rewarded again, right? जिन वो वाले बिहेवियर्स लाइक जहाँ पे अगर किसी एम्प्लॉय को पहले रिवॉर्ड किया गया है, सो क्या करेगा? अगर उसको रिवॉर्ड चाहता है कि मुझे रिवॉर्ड दोबारा मिले, तो वही बिहेवियर उसको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू करना पड़ेगा, राइट? सो उसका फोकस क्या होगा कि अगर मुझे रिवॉर्ड दोबारा चाहिए, अगर मुझे कोई नई अचीवमेंट चाहिए, तो सो उसको अपना बिहेवियर भी
वैसे ही सेम रखना पड़ेगा। while those behaviors which were previously either not rewarded or instead were punished tend to be disappear or will not be repeated। while जो behavior कहते किसी बिहेवियर की वजह से पनिशमेंट दी गई हो, रिवॉर्ड ना मिला हो, सो वो बिहेवियर क्या करना चाहिए, विल नॉट बी रिपीटेड, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। Thus, behavior modification is based on the idea that individual behavior depends on its consequences and therefore it is possible to control a number of employee behaviors by manipulating their consequences। राइट कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है, कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है। राइट कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। राइट कि हमारा जो कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर हमें रिवॉर्ड चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। राइट अगर कोई पर्सन डांट खाना चाहता है तो वो वैसा काम नहीं करेगा। राइट सो ये क्या है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर डिटरमाइन करेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस से, कि वो कैसा कॉन्सिक्वेंस, कैसा रिजल्ट चाहते हैं। क्लियर? Skinner believed that person's behavior can be controlled and shaped by reinforcing desired behavior consequently and continuously। right कि person का behavior control किया जा सकता है because उसके consequences क्या है, हमारे behavior से match होने चाहिए। right अगर हम चाहते हैं कि हमें reward system मिले, हमें recognition मिले, तो हमें वैसा काम भी करना पड़ेगा organization के लिए। clear? As and when the reinforced behavior is repeated, the unrewarded behavior tends to disappear. If the behavior is not the same as desired by the superior, repeated reinforcements in the desired direction can be provided to move the actual behavior close to the desired behavior. Right? Thus, reinforcement method provides a strong and powerful mode of shaping behavior। क्लियर? सो रीइंफोर्समेंट थ्योरी सजेस्ट करती है कि अगर हमारे पास हमें पता है कि हमें कौन से कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए, सो उसके अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी बाय बीएफ स्किनर। क्लियर? एनी डाउट? मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट आ जाती है हमारी एडम्स इक्विटी थ्योरी। This theory was developed by J. Stacey Adams and is based on the principle of balance or equity, that people want to be treated fairly। right? Adams equity theory means कि हर person को क्या होना चाहिए, हमें fairly treat करना है, equally treat करना है। This theory states that the level of motivation in an individual is related to his or her perception of equity and fairness managed by management। right? ये थ्योरी स्टेट करती है कि अगर किसी पर्सन को हम मोटिवेट करना चाहते हैं तो वो किस पे डिपेंड करेगा, कि उसको क्या पोजीशन मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन में। राइट कि उसको बाकी एम्प्लॉयज की अकॉर्डिंग ही इक्विटी मिल रही है, उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है या नहीं। ग्रेटर द फेयरनेस फॉलोड बाय मैनेजमेंट, हायर द मोटिवेशन एंड वाइस वर्सा। राइट कि जितनी फेयरनेस मैनेजमेंट में होगी, जितना एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उतना ही उनमें क्या होगा, मोटिवेशन होगा। राइट To assess the level of fairness, employee makes comparison of input in the job with that of outcome in terms of compensation and compares the same with that of another colleague of the same rank। right कि कहते हैं अगर लेवल ऑफ फेयरनेस को असेस करना हो तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, अपने कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट बाय थ्रू कि हमें उसके लिए कितना कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, क्या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, क्या रिकॉग्निशन मिल रही है। एंड वही सेम चीज सेम रैंक के कोलीग से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। राइट इन सिंपल टर्म्स, this theory states that equity occurs when according to individual ratio of his outcome to his inputs equal to the ratio of another person's output to inputs, and inequity occurs when a person perceives that the ratio of his outcomes to inputs and the ratio of other outcomes to inputs are
अनइक्वल, राइट। कि इक्विटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एक इंडिविजुअल क्या करता है कि मैंने कितना इनपुट दिया, राइट, उसके लिए मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, उसकी रेशो चेक करता है एंड उसको कंपेयर करता है विद द सेम रैंक ऑफ अनदर कॉलीग, कि उसको भी सेम अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन और उसने भी सेम अमाउंट ऑफ काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्कर 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसको 500 पर डे मिल रहा है, राइट। तो सेम वर्कर, अगर कोई वर्कर 110 प्रोडक्ट्स कंज्यूम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको भी 500 रुपीज ही पे कर रहे हैं। सो वो क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा कि अगर मैं 110 मतलब 10 प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो भी मुझे 500 पर डे ही मिल रहा है। सो वो क्या होगा, कंपेयर करके अपनी प्रोडक्शन भी क्या करेगा, कम करेगा, राइट। सो ये होता है एडम्स इक्विटी थ्योरी क्या करना चाहते हैं, राइट। The inputs include education, social status, qualifications, age, organizational positions and output आ जाता है rewards like pay कैसी मिल रही है, उनको promotion मिल रहा है या नहीं, right? So ये सब क्या हो जाता है, inputs and output. Equity theory assume करती है that employees assess their performance and attitudes by making a comparison between both their contribution and the benefits they derive from work. राइट, एंड बेनिफिट्स ऑफ अनदर पर्सन, कि दूसरे पर्सन को कि क्या उन्होंने अपना जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी उसके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट्स और कॉम्पेंसेशन मिल रहा है एंड कंपेयर करते हैं दूसरे एम्प्लॉय से। दिस इज एडम्स इक्विटी थ्योरी, राइट। Thus, the theory recognizes that individuals are not only concerned with the amount of rewards they get for their efforts, but also with that of the amount received by other, right? कि individuals सिर्फ इस बात से concern नहीं होते कि उनको अपने काम के लिए कितना reward मिल रहा है, rather वो ये भी देखते हैं कि दूसरे person को, दूसरे employee को कितना दिया जा रहा है, right? उसको कितना मिल रहा है। Equity theory further tells that individuals are motivated to reduce any perceived inequity, right? This process theory of motivation is also not free from criticism. Firstly, it is difficult to assess the perception of employees, right? कि लोग मतलब एम्प्लॉयज़ की परसेप्शन क्या है, वो पहले से ही क्या परसेप्ट करके आए हैं, उन लोग क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सो ये डिफ़िकल्ट है असेस करना। सेकेंडली, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू चूज अनदर कंपेरेबल पर्सन। क्लियर? सो एनी डाउट? मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ ये थी हमारी थ्योरीज, राइट। पहले हमने 4 थ्योरीज की, कंटेंट थ्योरी एंड जो नेक्स्ट लास्ट वाली हमने रीइंफोर्समेंट थ्योरी एंड एडम्स इक्विटी थ्योरी की, वो थी हमारी प्रोसेस थ्योरीज, राइट। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स। There are several motivating factors that motivate a person to work. The motivational factors can be broadly classified into 2 groups. First one is monetary factors, right? In terms of money, like salaries and wages. Salaries and wages are one of the most important motivational factors. Reasonable salaries are according to the nature of the job should be given to the employees, and that too should be paid on time, right? कि like cost of living, company ability to pay, capability of company to pay, right? कि उनको सैलरी, जो सैलरीज एंड वेजेस है कि वो उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको पे हो रही हैं, की जानी चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बोनस। बोनस मीन्स एक्स्ट्रा पेमेंट गिवन टू एन एम्प्लॉय ओवर एंड अबव सैलरी, लाइक इंसेंटिव्स, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स लाइक एचआरए, कोई एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस पे किए जाते हैं उनको बोला जाता है इंसेंटिव्स, लाइक मेडिकल अलाउंस, एजुकेशनल अलाउंस। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में पॉलिसीज होती हैं कि जिनके जो फर्स्ट 2 चिल्ड्रन होंगे उनकी जो 50% जो एजुकेशन का खर्चा होगा वो क्या करती होती है, कंपनी पे करेगी, राइट। ऐसी ऐसी पॉलिसीज, अलाउंसेस भी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं। HRA हाउस रेंट अलाउंस हो गया, राइट, टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या कुछ और भी प्रोवाइड करती है, लाइक स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स,
Such incentives are given to deserving employees for giving valuable suggestions for the growth of the organization, right? कि कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स होती हैं जो कि उन डिजर्विंग एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम किया होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नॉन मोटिवेटिंग फैक्टर्स, नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स, सॉरी नॉन मोटिवेटिंग नहीं, नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज स्टेटस और जॉब टाइटल। Not only money, instead by providing a higher status, rank or designation to the employees can also be used to motivate the employees, right? किसी को status provide करना, rank provide करना, so इससे भी क्या होता है, employees motivate होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है appreciation and recognition। किसी एम्प्लॉयज़ को अप्रिसिएशन देना फॉर अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, एंड रिकग्निशन देना, सो जिस इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी दिन उनके पास ज़्यादा वर्कलोड है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी को अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने जो नीचे लोअर लेवल वर्कर्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। सो व्हेन जब वो व्हेन द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड द सबॉर्डिनेट नोज हिज सुपीरियर्स हैज प्लेस्ड फेथ एंड ट्रस्ट इन हिम, राइट? तो सबॉर्डिनेट क्या करेगा, सबॉर्डिनेट समझेगा कि सुपीरियर को उस पर प्रॉपर ट्रस्ट है एंड फेथ है, सो दैट कि वो अपनी अथॉरिटी मुझे डेलीगेट कर रहा है, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारे प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस। A healthy and safe and harmonious work environment can itself be a source of motivation, right? कि अगर जो proper working conditions provide की जाती हैं उससे भी जो employees हैं वो क्या होते हैं, motivate होते हैं। Next आ जाता है हमारी job security। Job security can also be a good source of motivation to the employees। Next है हमारा workers participation, कि एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन किसी फॉर एग्जांपल प्लानिंग में, राइट? कोई ऐसे प्रोसेस में अगर हम एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन करवाते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की मतलब इतनी हम लोग नहीं करवाते, तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस पे पर्टिकुलर काम के लिए हम अपने एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन करवाते हैं, सो इससे भी क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। Allowing the employee to be a member of quality circle or a committee or some other form of employee participation can also motivate the workforce, right? Providing training to the employees, creating environment to provide training to the employees so as to help him to enhance their knowledge, skills and abilities, so that he not only become efficient for the organization but also helps in the overall development of the employee, right? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। A new concept of flexible working hours has been introduced to allow employee to maintain work life or work home balance. For example, जो फीमेल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए क्या रखा जाता है, उनके लिए फ्लेक्सिबल आवर्स रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो क्या कर सकती हैं, आफ्टर इवनिंग मतलब आफ्टरनून में आके लाइक 3 to 7 और 4 to 6 ऐसे आवर्स में काम कर सकती हैं। उनके लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स क्या किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, कि जो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होंगे तो उससे भी क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ हमारे मोटिवेट होंगे, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारा जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन मीन्स it means designing the jobs in such a manner that create both a challenging and interesting task for the employee and is efficient and effective in motivating the employees and for getting the work done. Clear? कि जॉब को इस टाइप से डिज़ाइन करना, लाइक बोथ चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग टास्क देना एम्प्लॉयज़ को, सो इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्किंग होगी एंड वो क्या होंगे, ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। क्लियर? 4 अप्रोचेस टू जॉब डिज़ाइन आर, जॉब डिज़ाइन के अंडर क्या है हमारी 4 अप्रोचेस। फर्स्ट वन इज जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन मीन्स उनको हर चीज़ क्या करना, उनकी सिंप्लीफाई करना, राइट? अगर उनके पास ज़्यादा वर्कलोड है तो वो क्या कर सकते हैं, सिंपल सिंपल टास्क में अपने वर्क को क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाता है जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट मीन्स द गोल ऑफ दिस जॉब डिज़ाइन अप्रोच इज टू कंबाइन 2 or 3 टास्क टुगेदर एंड मेकिंग इट लार्ज
टू गिव द एम्प्लॉई ए वैरायटी ऑफ वर्क, कि एक ही काम करने की बजाय उनको 2 या 3 ऐसे रेपिटेड टास्क दिए जाते हैं। सो उनको कंबाइन करके वो एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं एंड उनको डेली क्या है, नया कुछ सीखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन मीन्स कि वीकली और डेली बेसिस पे एम्प्लॉयज़ की क्या की जाती है, जॉब रोटेशन की जाती है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं एंड उनको एवरी डे सो दैट दे कैन लर्न अदर टास्क एंड ऑल्सो बिकम मल्टी स्किल्ड। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट involves introducing more challenging tasks and responsibilities to the employees. For example, if an supervisor who is involved in preparing and presenting reports of performance can also be asked to frame plans, right? कि अगर कोई supervisor है, अगर वो प्रिपेयर करता है एंड प्रेजेंट करता है रिपोर्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, उसको क्या किया बोला जाए कि वो प्लान्स भी फ्रेम करेगा, राइट? कि उनको जॉब एनरिचमेंट आ जाता है कि उनको नए नए चैलेंजिंग टास्क क्या करने, प्रोवाइड करने एंड उनको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, राइट? सो दैट दे कैन गेट मोटिवेटेड। क्लियर। सो ये था हमारा मोटिवेशन टॉपिक। कल हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। क्लियर। मैं मोटिवेशनल थ्योरीज पे ही एमसीक्यूज लेके आऊँगी सो दैट कि हम इनके ऑथर्स के नेम्स वगैरह सब कुछ आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। क्लियर। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।